जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया और हमने हमने पांच स्टेप्स कहीं लिखे नहीं थे, वो कहीं शुरू में लिखे थे। वो हाँ, वो जनाब हमने लिखे थे जाकर ये पहला सवाल नहीं, पता नहीं कहाँ लिखे थे। जब हमने वो मैकडोनल्ड वाला सवाल किया था, ठीक है, तो उस वक्त हमने ये 5 स्टेप्स लिखे थे, ठीक है। तो इसके अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के 5 स्टेप्स हैं। ये स्टेप हम पूरा कर चुके हैं। छोटी मोटी बातें जैसे एक क्वेश्चन नंबर 6 रहता है और उसमें ज़ाहिर है जैसे आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी एट अ टाइम रिकॉर्ड होगा। एक केस है, मंडे को कराऊंगा। उसके बाद फिर एक सवाल इसमें 6वें में भी, वो इस स्टेप में 6वां सवाल रहता है, 5वां करा दिया था। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, बाकी कोई नहीं है चक्कर इसमें। ये भी स्टेप हो गया है, ये भी स्टेप हो गया है, और ये स्टेप हमारा अभी पूरा नहीं हुआ। इस स्टेप के अंदर भी हमने जो क्राइटेरिया है, 5 चीज़ें थी जो होनी चाहिए वो देख ली थी, और एक छठी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो देख ली थी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टेप के अंदर 2 और चीज़ें हैं। एक है कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन, दो बज़ाहिर 2 या 2 से ज़्यादा नज़र आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कंबाइन करके एक बनाकर उनकी एक पीओ बना के, उसको मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बना के उसमें पीओ 2 कर लेते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट 1 है या कॉन्ट्रैक्ट 2 हैं, ये कब डिसाइड करना है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन। बज़ाहिर अलग अलग नज़र आने वाले 2 या उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके एक कर दिया जाता है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन। मंडे को पढ़ाऊंगा। दूसरी बात इसमें जो रहती है वो है कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कि कॉन्ट्रैक्ट को जब मॉडिफाई किया जाता है, एक रनिंग कॉन्ट्रैक्ट को, उस मॉडिफिकेशन को कैसे ट्रीट करना है। आया वो मॉडिफिकेशन एक नया कॉन्ट्रैक्ट तस्वर की जाएगी, या वो मॉडिफिकेशन उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट की एडिशन तस्वर करते हुए उसकी एडजस्टमेंट लेगी, या वो मॉडिफिकेशन ही नहीं समझी जाएगी बल्कि एक उसी कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रॉपर हिस्सा समझी जाएगी। ये है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन जो आज मैं पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। तो हम स्टेप 1 पे वापस आ चुके हैं, तो बस चीज़ें थोड़ी रह गई हैं, लेकिन बस सुकून से करते रहें आप, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर तकरीबन 45 मिनट्स स्ट्रेट लगते हैं। बिल्कुल अटेंटिव होके आपने इसको देखना है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये कॉन्ट्रैक्ट में 5 चीज़ें होनी चाहिए। फिर अगर ये नहीं भी हैं तब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है, कब, वो 2 एक्सेप्शंस थी। फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट में हो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये बात कर ली थी। उसके बाद कम्बिनेशन में मंडे को पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह, ये एग्जाम्पल्स के साथ। ये थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है। इससे सिर्फ ये डिसाइड करना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट और 2-3 पीओ हैं या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंबाइन करने का ये होता है। ये इंशाल्लाह समझाऊंगा। और इस वक्त आपको पढ़ाने लगा हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अंग्रेजी इंशाल्लाह मंडे को पढ़ेंगे। जैसे हम करते हैं, पहले हम कार्रवाई कर लेते हैं सारी, है क्या चीज़, फिर बस वो हो जाता है तो उसके बाद तो जस्ट उसको देखना होता है, अच्छा हाँ ये था, स्टैंडर्ड नहीं कहा था, वो बाद में, वो मंडे को इंशाल्लाह, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन 1 मैंने आपको कराना है सबसे पहले, फिर क्वेश्चन 2 कराना है, फिर क्वेश्चन 3 कराना है, फिर क्वेश्चन 4 कराना है, फिर 5 और 6 होमवर्क में देना है, फिर 7 कराना है। फिर ये मेरा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। शायद 7 ना भी कराऊं, देखता हूं बहरहाल। अब आपने तैयारी पकड़ के रखनी है, आपने तो हर दफ़ा इसको नोट करना है। खबरदार किसी ने कहा सोल्यूशन साथ है, हमने नहीं करना, मैं सबसे नोट करवाऊंगा साथ साथ, ठीक है। मैं ज़रा सहूलत से चलूँगा, मैं कॉपी पेस्ट करता रहूँगा, जो बेसिक फॉर्मेट है वो, ठीक है। तो फ़र्क जान के आपने जीना है। तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है क्या कि जी चेंज हो जाना स्कोप में। स्कोप मतलब पहले 3 मंजिलों का कॉन्ट्रैक्ट किया था, चौथी मंजिल भी बना दो भाई बिल्डर। भाई मैं बताता हूं कहां पे, टेंशन ना लो, पेज नंबर 438 पे। लेकिन फिलहाल सुन तो लो। हमने एक 3 मंजिला घर बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और काम भी चल रहा था, 1 मंजिल बन गई थी। हमने कहा भाई बिल्डर चौथी मंजिल बना दो। अब ये स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो गया। या तीसरी बिल्डिंग पे एक स्विमिंग पूल बना दो, स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो गया, या प्राइस चेंज हो जाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, सब्सिक्वेंटली प्राइस चेंज हो जाए, या दोनों ही हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन।
अब इस मॉडिफिकेशन को, इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को अकाउंट फॉर कैसे करना है, इसके अंदर फिर 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। वो 3 ऑप्शंस पहले 3 सवालों में हैं। तो पहले 3 सवाल बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर देंगे, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और स्पेशल केसेस हैं इसी के अंदर ही, इसी की एडजस्टमेंट है। मेन चीजें ये 3 ही हैं, ठीक है। इसलिए बड़े ध्यान से ये तीनों सवाल आपने देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल पहले पढ़ते हैं, ठीक है। यकम जनवरी 21 पे एसएल ने प्रॉमिस किया है टू सेल 130 प्रोडक्ट्स टू सीएल। तो एसएल हमारा सेलर है, ठीक है। तो सेलर ने प्रॉमिस किया है सीएल को कि वो 130 प्रोडक्ट्स बेचेगा फॉर 13,000 रुपए, यानी 100 रुपए की एक प्रोडक्ट है। मार्कर्स है मिसाल के तौर पे, 130 मार्कर डिलीवर करने का सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। एक मार्कर की कीमत क्या है? 100 रुपये, ठीक है। तबीयत तो सही है सबकी, है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। द एंटिटी विल डिलीवर 70 मार्कर ऑन 31 जनवरी एंड 60 मार्कर्स ऑन 28 फरवरी। अब अगर तो 28 फरवरी पर दोनों काम हो जाए तो फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा हो जाना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन कब आनी है? जब मसलन 31 जनवरी वाली डिलीवरी हो चुकी होगी, अभी 28 फरवरी वाली रहती होगी और हम कहेंगे यार जरा 2-4 चीजें और भेज दो, बड़ी मार्कर बड़े पसंद आए हैं तुम्हारे। तो ये देखो, सीएल ने 13,000 क्या कर दिया था? इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ही पे कर दिया। अब बस ये तीसरे सवाल तक यही रहना है डेटा। चौथे में फिर यही चेंजेस आने लग जाएंगी। चौथे में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी गुड्स में, 5वें में या 6ठे में या 7वें में कोई कैश कभी पहले आ जाएगा, कभी कैश बाद में आ जाएगा। बस यही काम होना है। केसेस यही 3 है, कॉन्सेप्ट यही 3 है, ठीक है। अब देखो 13,000 स्टार्ट पे ही यकम जनवरी पे कस्टमर दे चुका है। तो जिस दिन ये पैसे रिसीव करेगा सेलर, उसके लिए क्या है? लायबिलिटी। एंट्रीज करानी है सारे सवालों की एक एक की करके। खबरदार किसी ने सोल्यूशन देखा तो, किसी की नज़र पड़ भी रही हो तो उसको छुपा दे, ये अब देर लगेगी इस पर, ठीक है। आप बस ना देखें, ठीक है। अब कहता है ऑन 15 फरवरी जबकि एक डिलीवरी हो चुकी होगी, कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 30 यूनिट्स। यानी एक 130 मार्कर्स का तो कॉन्ट्रैक्ट था ही, लेकिन कस्टमर ने कहा वाह यार मार्कर हो तो ऐसे, भाई आप ऐसा करो, हमने 130 का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन अब हमें 30 और भी चाहिए, ठीक है। हमारे दोस्त को भी बड़े पसंद आए तो उसने कहा है आप हमें भी मंगवा दो, तो आप हमें बस भेज दो, हम उनको आगे दे देंगे। अब इसके अंदर मसला ये नहीं है कि 30 एडिशनल चीज़ें आई हैं 10 मार्च पर ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। मसला ये है कि 80 रुपये का अब एक मार्कर है। अब असल कहानी यहाँ से शुरू होनी है। 2 सवाल हम पूछेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में। सवाल नंबर 1, क्या ये जो प्रोडक्ट है इसकी नेचर ऐसी है कि ये अलग अलग इस्तेमाल हो सकती हैं? ये असल में एक कॉन्सेप्ट है डिस्टिंक्ट वाला। ये स्टेप 2 में असल में आपको समझाना है। लेकिन सादा बात, डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं? जब एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट के बगैर चल सकती है। एक मार्कर दूसरे मार्कर के बगैर इस्तेमाल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहला मार्कर सिर्फ तभी चलेगा जब दूसरा मार्कर पीछे से आएगा, या पहले वाले 60-70 जो मार्कर डिलीवर कर दिए, 70 जो डिलीवर कर दिए थे वो चल ही नहीं सकते जब तक अगले 60 या अगले 30 एडिशनल वाले ना आ जाएं। ऐसी तो कोई इनकी नेचर नहीं है ना। तो पहला सवाल ये करेंगे हम, क्या प्रोडक्ट गुड्स या सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं? फिलहाल गुड्स की बात हो रही है, गुड्स का सवाल है, चलो गुड्स पे जाओ। क्या गुड्स डिस्टिंक्ट हैं? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या कस्टमर इनसे अलग अलग फायदा ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। आप एक मार्कर अलग यूज करें, दूसरा अलग करें। एक मार्कर क्या ये चलने से इनकार कर देगा कि मेरा दूसरा भाई अभी तक नहीं पहुंचा, मैंने चलना ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना। तो बोलो पहला सवाल, क्या गुड्स डिस्टिंक्ट हैं? आंसर इज यस। दूसरा सवाल, जो मेन सवाल यहाँ पर जो टेस्ट अब होना है इन सवालों में, वो क्या है? क्या ये जो प्राइस इस मॉडिफाइड, देखें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह पे मौजूद है, 130 प्रोडक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह मौजूद है। एडिशनल 30 जो हैं उनके बारे में यह सवाल किया जा रहा है, क्या ये एडिशनल 30 मार्कर्स डिस्टिंक्ट हैं? मतलब क्या इनसे अलग फायदा उठाया जा सकता है, या ये फायदा उठाने के लिए पहले वाले भी जरूरी हैं, या पहले वालों के लिए ये भी जरूरी हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट है। अब अगला सवाल पैदा होता है,
ये जो प्राइस पहले 100 थी, ये जो 80 पे आई है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आप अगर सेलर हैं, आपको कस्टमर ने ये कहा है कि यार पहले भी 130 तुमसे मार्कर्स मंगवाए थे, मजीद 30 मंगवा रहे हैं तो डिस्काउंट दे दो। अगर तो डिस्काउंट आ गया तो फिर गड़बड़ है। पहले केस में वो नहीं है। पहले केस में वो ये है, असल में सीन ये हुआ होगा कि ओवरऑल रेट ही मार्केट के अंदर मार्कर्स के गिर गए होंगे और अब स्टैंड अलोन प्राइस ही मार्कर की क्या हो गई है, 80। जो पहले एक मार्कर 100 का था, अब वो एक मार्कर क्या हो गया, 80 रुपए। तो ये यहां पर सवाल बताएगा आपको कैसे। 15 फरवरी पे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है और रिक्वायर किया जा रहा है एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स देंगे सीएल को हम ऑन 10 मार्च एट 80 पर प्रोडक्ट, टोटल 2400 रुपया। सीएल ने एडिशनल अमाउंट भी मॉडिफिकेशन के दिन ही पे कर दी, यानी 15 फरवरी को। अब अगला सवाल आता है कि ये सवाल खुद बता रहा है, खुद बताएगा आपको, ठीक है, अभी तक तो खुद ही बताएगा। द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, यानी कि 80 रुपया क्या है, स्टैंड अलोन प्राइस है, समझो मार्केट प्राइस है। हमने डिस्काउंट नहीं दिया कि पिछली डिलीवरी की वजह से तुम्हें ये अगला 10 रुपए 20 रुपए सस्ता दे रहे हैं मार्कर, नहीं, मार्कर की प्राइस ही यही हो गई है। बात समझ आई? तो गुड्स भी डिस्टिंक्ट हैं और रिफ्लेक्ट कर रही हैं स्टैंड अलोन प्राइस भी। तो फिर प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया है जैसे एग्री किया गया, ठीक है। अब ऐसा सवाल जब भी आएगा, निशानी क्या है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अभी पार्टली परफॉर्म हुआ था कि उसको क्या कर दिया गया है, मॉडिफाई। तो अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया है तो एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, हमेशा यही वर्किंग करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर रहे हैं, पेज नंबर कौन सा है जी, 430। लो क्वेश्चन 1 में अब सबसे पहले आपने एक वर्किंग करनी है, ये आपके पास पेपर के सवालों में सवाल आएगा तो ये वर्किंग होगी, ठीक है। तो वर्किंग 1, अब वर्किंग 1 में आपने क्या करना है, आपने एक रेकंसिलिएशन बनानी है यूनिट्स में, ठीक है। आपने कहना है जी कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ था, ये डेट्स इसलिए भी जरूरी है कि एंट्रीज करनी है ना। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ था बच्चों, 1 जनवरी को, बस 2014 ना लिखो अब, ठीक है। अब यहां पर मैंने यूनिट्स डालने शुरू कर दिए, ठीक है। तो 1 जनवरी 21 को आपके कितने यूनिट्स का, ये मैंने क्या करना है जी, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी डेट्स और यूनिट्स को लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है जी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, कितने यूनिट्स का है, सवाल को देखो, 130 का, जिसमें से 130 में से 70 को 31 जनवरी पे डिलीवर करना था और 60 को 28 फरवरी पे। अब 70 वाले डिलीवर हो गए। अब ये डिलीवर्ड का लफ्ज भी बड़ा जरूरी है लिखना, क्योंकि डिलीवर्ड हो गए का मतलब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो डिलीवर्ड किस दिन जी, 31 जनवरी को। कितने, क्योंकि उसने आखिर में लाइन लिखी है जैसे एग्री किया गया था वैसे वैसे डिलीवरीज हुई हैं, तो कितने डिलीवर हो गए। अब बाकी अभी टू बी डिलीवर्ड कितने थे, 60 अभी टू बी डिलीवर्ड थे। हर सवाल में वर्किंग ऐसे ही होनी है, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको देख लो पहले सवाल को। तो टू बी डिलीवर्ड, अभी ये टू बी डिलीवर्ड थे, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ था कि अगली डिलीवरी से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट में आ गई मॉडिफिकेशन, ठीक है। क्या मॉडिफिकेशन आई है जी, ये देखो 31 जनवरी को गुड्स डिलीवर हो गई थी, सीएल ने पैसे दे, वो एंट्रीज कल देखेंगे, पैसे आ गए और फिर रेवेन्यू बुक करना है, फिलहाल सिर्फ वर्किंग हो रही है, ठीक है। 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई, देखो 28 फरवरी को अगले 60 जाने थे, लेकिन उससे पहले 15 फरवरी को क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन आ गई। तो यहां पे हमने आकर लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन किस दिन हो रही है, बोले 15 फरवरी को। 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया, ठीक है। और मॉडिफाई हुआ है क्या, क्या मतलब उसमें चेंज आई है, क्या कह रहे हैं आप, एडिशनल कितनी प्रोडक्ट्स, 30, ठीक है। तो इधर आपको ऐड करना पड़ेगा ये 30, ठीक है। क्या आपने कहा जी, अब तो सवाल चूंकि एक जैसे हैं, एक बार वर्किंग जरा तंग होकर मैं बना लूँ, फिर आपकी तस्वीरें भी बनती रहेंगी, लेकिन आपने तस्वीरें नहीं खींचनी, तस्वीरें तो आप तो सोल्यूशन तो वैसे ही मौजूद है, आपको मैंने साथ साथ ही कराना है ये, ठीक है। लें जी, मॉडिफिकेशन क्या आई है, 30 एडिशनल प्रोडक्ट्स दे दें, तो इसका मतलब अब टू बी डिलीवर्ड कितनी है,
मॉडिफिकेशन के बाद कितनी अब डिलीवर करनी है आपने? 90। तो टू बी डिलीवर्ड अब क्या हो गई? तो मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन में भी शायद एक आधा सवाल इस तरह का है, आई थिंक। मोस्ट रिसेंट वाले जो एंड पे बचे हुए हैं ना, जो हो गए हैं वो तो हो गए हैं, जो बच गए हैं वो उनमें से एक ये है। ये एक पार्ट होगा, ये मुझे अब जेहन में आ रहा है, पिछली अटैम्प्ट ने गालिबन आया है जब करीब करीब। अच्छा, अब 90 डिलीवर करने हैं। अब अगेन डिलीवर्ड 31 मार्च को हुए होंगे, नहीं पहले 28 फरवरी को हुए होंगे। 28 फरवरी 60, क्योंकि उसने कहा है कि जो कहा था, जैसे कहा था वैसे हो गए डिलीवर। और उसके बाद अब मजीद टू बी डिलीवर निकालेंगे, होती है मॉडिफिकेशन से पहले मैंने ये किया था, मॉडिफिकेशन से पहले किया था और मॉडिफिकेशन डाल के फिर ये फिगर निकाली है, ठीक है। अगर ना मॉडिफिकेशन होती तो डिलीवर्ड के आगे फिर डिलीवर्ड के आगे फिर डिलीवर्ड, अगर यही वर्किंग करनी ही होती तो कर लेते हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाते डिलीवरी के दिन। पहले कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म, रूटीन का मॉडिफिकेशन होगी ना, मसला ये आया है। तो ये मॉडिफिकेशन की वजह से आपने यहाँ ब्रेक लगा के कहा इतने रहते थे, ये मॉडिफिकेशन हुई है और मॉडिफिकेशन के बाद अब इतने डिलीवर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, ये इस वजह से हुआ है काम। अच्छा खैर, उसके बाद फिर एज एग्रीड डिलीवरीज तो हो गई हैं, तो डिलीवर्ड अगली डिलीवरी कब हो गई होगी फिर? 30 की एडिशनल की बात हुई थी कि कब? 10 मार्च को। तो 10 मार्च को अगले भी डिलीवर हो गए। तो जब अगले भी डिलीवर हो जाएंगे 30, तो बाकी फिर क्या बच जाएगा? कख नहीं बचेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारी क्वांटिटी की रेकन्सिलिएशन बन गई डेट वाइज, ठीक है। अब एंट्रीज तो करेंगे बाद में, पहले रेवेन्यू जो रिकॉर्ड करना है ना उसकी वर्किंग कर लें। लेकिन ये केस कौन सा है? ये केस कौन सा है? ये केस नंबर 1 है। यूनिट्स, गुड्स यूनिट्स डिस्टिंक्ट हैं। यूनिट्स, सवाल ने खुद बताया, यूनिट्स डिस्टिंक्ट हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्टैंड अलोन प्राइस एंड रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस। अगर ये केस है तो स्टैंडर्ड कहता है मेरे हिसाब से तो फिर ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वही मतलब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्टीन्यूटी नहीं है। ये यूँ समझ लो कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जब आपके पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ना तो प्राइस छिड़ी है, ना ही गुड्स ऐसी हैं कि जो पिछली गुड्स पे डिपेंडेंट हो या पिछली गुड्स इन पे डिपेंडेंट हो। ऐसी गुड्स भी नहीं है जो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो, और ना ही पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपने कोई इस कॉन्ट्रैक्ट में इसको डिस्काउंट दिया है। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बिल्कुल सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो वर्किंग 2 में फिर आप रेवेन्यू बुक करने के लिए रिकॉर्ड करोगे। तो वर्किंग 2 में रेवेन्यू कैलकुलेशन करनी है आपने। अब वो रेवेन्यू कैलकुलेशन कैसे करनी है देखिएगा। सबसे पहले आप कहोगे जी 31 जनवरी पर पहली डिलीवरी हुई तो रेवेन्यू बुक करना है, ठीक है। रेवेन्यू बुक करेंगे, 70 यूनिट्स बेचे, हर यूनिट कितने का था, तो टोटल कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे यकम 31 जनवरी पे? 700। उसके बाद 28 फरवरी को दूसरा आपने वो भेज दिया ट्रक भर के चीज़ों का, रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे अगले डिलीवरी का कितने जी? 60 इंटू, बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं है, कोई नई चीज़ है ही नहीं, समझो कि वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था अलग और ये अलग, और फिर ये नया कॉन्ट्रैक्ट समझो हुआ है और इसकी 10 मार्च को डिलीवरी हुई है। तो 10 मार्च को इसका रेवेन्यू बुक कर लो। और कितनी गुड्स गई हैं? 30 गई हैं, और इनमें स्टैंड अलोन प्राइस थी इनकी कितने की है? ये 80 की। तो रेवेन्यू कितना आ गया? 240। कहानी ख़त्म। यानी ये तो बिल्कुल ही सिंपल केस बन गया, ठीक है, लेकिन पता होगा तो ये सिंपल बनेगा। अब डेट वाइज एंट्रीज कर लेते हैं जी। यकम जनवरी 21 को भाई साहब ने क्या किया है जी? ये सवाल ना आप खुद ही कराते जाओगे इंशाल्लाह, देखना भी, बस एक बार बताने की जरूरत थी आपको। यकम जनवरी 21 को क्या हुआ है जी? पैसा आ गया, ठीक है। तो कैश डेबिट, कितना कैश आया जी? कैश कितना आया? पूरा 1300 पूरा 1300। ये देखो, ये
1300 रुपये का, और वो कह रहा है CL पेड 13,000, CL पेड 13,000 एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो 13,000 पूरा आ गया। ठीक है जी। तो अब जिस दिन ये 13,000 आया है उस दिन तो भाई, उस दिन तो ये सारे की सारी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक है, तो 13,000 रुपये ये कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। को मसला है तो पूछे, वरना मैं आगे चलूं। चलें आगे। अच्छा, अब उधर ये कैश तो आपने रिकॉर्ड किया, आ गया था, आज लायबिलिटी बना ली। अब उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए ये डेट्स हैं और रेवेन्यू की अमाउंट है, ये वर्किंग कर लिया करेंगे। आप कहोगे इतना आसान काम क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट ही कर लेते। अगले किसी सवाल की तैयारी कराइए, इसमें तो कोई मसला नहीं था, लेकिन सीधे केस से ही तो उल्टे केस की तरफ जाते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। स्लो पॉइजन इसी को तो कहते हैं जी। अब 31 जनवरी पे क्या एंट्री करोगे जी, गुड्स डिलीवर किए हैं तो क्या एंट्री करोगे, रेवेन्यू क्रेडिट करोगे, और कैश तो कोई नहीं आना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म हो गई, तो रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करोगे, ये वर्किंग नंबर 2 में आपने निकाला हुआ है, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो आपने लिखना है ना जी, वो वर्किंग 2 से निकालना है। ठीक है, और वर्किंग 2 में ये यूनिट्स वर्किंग 1 से लिए हुए हैं आपने। ठीक है, नहीं तो सवाल में भी गिवन थे, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 700 का रेवेन्यू बुक किया आप। यार ये 700 क्यों है, 7,000 क्यों नहीं है, तभी तो मैं कहूँ, मैं इधर से तो पूरा करके, वही तो मैं 1300 कर रहा था। 7,000, 6,000, तुसी भी 240 कहता सी बात। ठीक है, यही होना है, कोई लगता है कोई कॉन्सेप्ट होना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जी। 7,000 से रेवेन्यू बुक किया, कैश नहीं आया, कैश तो पहले ही आ चुका हुआ था, हमने लायबिलिटी बनाई हुई थी, तो वो लायबिलिटी डिलीवर गुड्स कुछ कम हो गई। ठीक है, रेवेन्यू सामने 28 फरवरी को। इतना सिंपल सवाल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बीच में ना एक मसला आया है। वो मसला क्या है, वो मसला आया है 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई। अगर हम डायरेक्ट 28 फरवरी पे चले जाते तो मसला नहीं था, लेकिन 15 फरवरी को भी जालिम ने कैश एडवांस ही दिया है। जाके देखो, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई है उस दिन 2400 रुपये एडिशनल अमाउंट भी उसी दिन इसने पे कर दिया, 15 फरवरी को पे कर दी। इसलिए 15 फरवरी पे रुक के मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, कैश मजीद आ गया है, तो कैश डेबिट, ये जनाब मॉडिफिकेशन की डेट है, तो 15 फरवरी 2021 पर हमने कैश मजीद रिसीव किया, कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मजीद क्रेडिट 24,000 से, नहीं 2400 से, कोई हज़ारा तो ना चढ़ जाओ। ठीक है, ये कैश भी आ गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद 2-3 लाइनें मैं वैसे छोड़ रहा हूँ किसी और सवाल के लिए। ठीक है ना, आपने तो नहीं छोड़नी, आपका तो काम लगातार ही चलेगा। उसके बाद जनाब, हाँ जनाब, हाँ हुजूर, बदकिस्मत जनाब, सॉरी बखिदमत जनाब जी। क्या हुआ 28 फरवरी को गुड्स और मजीद डिलीवर हुई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, वर्किंग 2 में निकाल के आपके लिए तोहफतन हदियतन 6,000 का रेवेन्यू बुक किया। कैश तो आना को नहीं, वो तो पहले ही आया हुआ था। और उसके बाद फिर आखिरी डिलीवरी हो गई 10 मार्च को। तो इतना सिंपल काम करने के लिए हमें शाम को बुलाया आपने। हाँ जी, इतना सिंपल काम करने के लिए बुलाया है, मुश्किल कामों के लिए हम सुबह तशरीफ लाते हैं। ठीक है जी, मुझे याद पड़ता है पिछली दफ़ा भी ये वाला सवाल एक्स्ट्रा क्लास में किया था हमने, है ना, क्यों पूछ रहा हूँ भाई को क्या पता है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें जी, आखिरी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, वर्किंग 2 में लिखा हुआ है 2400 से। 2400 पहले से आया हुआ है, इसलिए बस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लें जी। आपका पहला सवाल खत्म हुआ, खबरनामा खत्म हुआ। ले, कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, बहुत सिंपल था।
यूनिट्स डिस्टिंक्ट है और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्टैंड अलोन प्राइस। ये दोनों बातें यस हो गई, दो बातें हैं। नंबर 1 गुड्स डिस्टिंक्ट है, नंबर 2 स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही है। तो फिर पुराना कॉन्ट्रैक्ट पुराना रहेगा, नया अलग से नया कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कोई असर ना नए पर पुराने का ना पुराने पर नए का, दोनों इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यानी मॉडिफिकेशन को आपने पिछले कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्टिन्यूटी नहीं समझा, मॉडिफिकेशन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ही समझा है। कोई मसला यहां तक? ये नोट कर लिए सबने? चले, इतना लंबा कॉपी में पड़ गया भाई। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ईमानदारी से छुपाए रखना है आपने। ये अब आपका काम है, कैसे आपने सॉल्यूशन को छुपा के रखना है, ये आपका काम है, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्यूशन को छुपाकर। क्वेश्चन को सेम रखने की सबसे बड़ी वजह पता ही आपको यही है कि आपको क्वेश्चन के डेटा को याद करने की अब मजीद जरूरत ना पड़े, वो याद ही हो, बस आप जो है वो कॉन्सेप्ट को समझें जहां पे चेंज आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, पेज नंबर मुझे बता दें बस। 400, आप लोगों का नंबर नहीं आया 420? चलो ले जी, यकम जनवरी 21 पे, अब ये आपने दोबारा वर्किंग करनी, मैं भी करवाऊंगा आपसे, मैं वेट करूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। देखें जी, बात यह है कि जब तक मॉडिफिकेशन नहीं आनी तब तक तो ये सवाल सेम ही चल रहा है। कैसे? यकम जनवरी 21 पे एसएल प्रोमिसेस टू सेल 130 प्रोडक्ट्स। अब समझे, नया सवाल शुरू हो गया, ठीक है। फॉर 13,100 रुपए की एक प्रोडक्ट है। द एंटिटी विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स ऑन 31 जनवरी एंड 60 प्रोडक्ट्स ऑन 28 फरवरी। सीएल पेड 13,000 ऑन इंसेप्शन। वही सवाल नहीं, A2 है। अच्छा, फर्क पता है कहां पे, बताता हूं। अच्छा, ऑन 15 फरवरी जब एक डिलीवरी हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर डिलीवरी ऑफ एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स टू सीएल। ऑन 10 मार्च एट 80 रुपए पर प्रोडक्ट, सीएल पेड एडिशनल अमाउंट भी उसी दिन। लेकिन एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट तो जरूर हैं, बट डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस। का मतलब क्या है? मतलब हमसे कस्टमर ने कहा, यार अब देखो 130 का ऑर्डर पहले दिया हुआ था, मजीद ऑर्डर दिया है, कोई डिस्काउंट, स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है। मतलब ये होता है कि गुड्स तो डिस्टिंक्ट थी, लेकिन दूसरी डिलीवरी का जो रेट है वो पहली की वजह से फर्क है, पर पहली की वजह से उस पर असर पड़ा है। यहां पे फिर IFRS 15 ने आके पकड़ा, ने कहा ये असरात। अब देखो, वर्किंग तो सेम है, वर्किंग में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वर्किंग में जरा बराबर फर्क भी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वही था, यकम जनवरी को 130 यूनिट्स, फिर टू बी डिलीवर्ड, कहानी सारी वैसे ही चल रही है। एक मिनट, ये दोबारा कर लेंगे, खैर है जी। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यकम जनवरी पर 130 यूनिट्स, 31 जनवरी पर 70 डिलीवर होंगे, फिर 60 रहते होंगे। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन 15 फरवरी को आएगी, फिर 90 हो जाएंगे, फिर 28 और फिर 30। ये सेम था, इसमें कोई फर्क, डेट्स में कोई फर्क नहीं। रेवेन्यू कैलकुलेशन की बात करें तो 31 जनवरी वाली तो सेल हो गई, ठीक है। 28 फरवरी की सेल से पहले कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई है और यूनिट्स तो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन ये स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस, तो स्टैंडर्ड कहता है भाई इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गालिबन आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्काउंट मिला है, तभी तो स्टैंड अलोन प्राइस पर नहीं है, मार्केट प्राइस पर नहीं है। नहीं कर, अगर अलग से ये मार्कर बेचे कंपनी तो 80 का नहीं बेच रही, तो फिर इसको क्यों 80 का बेच रही है? कॉन्ट्रैक्ट एक पिछला चल रहा है, उसी वजह से होगा। तो यहाँ पर IFRS 15 आगे बढ़ा और उसने कहा देखो भाई, अब जो है ना, अब आपका रेवेन्यू
चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमने कहा जी क्यों, बस अब आपका रेवेन्यू, आपने ये नहीं कहना कि पिछली सेल जो है वो 100 के हिसाब से और 10 मार्च वाली सेल 80 के हिसाब से, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 3। और इस वर्किंग 3 के अंदर आप एवरेज प्राइस निकालोगे। हमने कहा क्या मतलब, हमने कहा देखो भाई, अब जो बाकी है ना रिमेनिंग जो डिलीवरी है, उसमें आपने ये नहीं कहना कि 100 वाली 60 जाएंगी और 80 वाली 30 जाएंगी, भाई स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस पे असर पड़ रहा है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि गुड्स डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए पिछली सेल को कुछ मत कहो। गुड्स डिस्टिंक्ट हैं इसलिए पिछली सेल को कुछ मत कहो, लेकिन चूंकि पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको 80 रुपए की प्राइस मिली है, तो अब जो रिमेनिंग सेल्स हैं उनके अंदर आप एवरेज प्राइस निकालो। जो रिमेनिंग सेल है वो ना तो 60 वाली 100 पे हो, ना 30 वाली डिलीवरी जो है वो 80 पे हो, बल्कि इन दोनों का एक एवरेज रेट निकालो। एवरेज रेट कैसे निकलेगा, एवरेज प्राइस कैसे निकलेगी, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने कहा जी 60 रहते थे 100 वाले प्लस जी प्लस 30 रहते हैं 80 वाले। अब जो भी आंसर आया है उसको डिवाइड इन्हीं यूनिट्स से कर दो, 60 जमा 30, आंसर इज 93.33 पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने कहा पर यूनिट ये है रेट आपका, ये अब आपका रिवाइज हो गया रेट। ठीक है, अब आपने रिवाइज रेट निकालना है और अगली दोनों परचेजेस को, सेल्स को इसी के ऊपर बुक करना है, क्योंकि आपके दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो स्टैंड अलोन नहीं है, आपने पिछले कॉन्ट्रैक्ट में से गालिबन इसको डिस्काउंट दिया है। तो अब जो बाकी बची है सेल्स, उनको फिर नई एवरेज प्राइस पे ही रिकॉर्ड करो। रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना, रेवेन्यू तो यहां पर टोटल कितना रिकॉर्ड हुआ है बोलो, 13,000 जमा 2400 कितना बनता है, 15,000। यही रिकॉर्ड होना है, बस टाइमिंग का डिफरेंस डालेगा वो। ठीक है, एवरेज रेट करा के, वरना अल्टीमेटली रेवेन्यू तो नहीं आना है। ठीक है, सही है। हाँ, बस किसी एक साल में कोई गड़बड़ ना कर दे कोई, सारा जोर इसका इस पे लग रहा है। तो ये 93 पॉइंट बकाया 60 बीसी पे, 60 इंटू रुपीज 93.33 वर्किंग नंबर 3 वाला जी। ठीक है जी, और बकाया जो रह गए हैं 30, वो भी 93.33 वर्किंग 3 वाले। ठीक है, तो ये 60 हो चाहे 30 हो, ये जो आप गुड्स बाकी हैं इनका रेवेन्यू आपके सामने है। ठीक है, कितना 5600 और नेक्स्ट 2800। अब बेशक आप टोटल करके देख लो, टोटल तो अभी भी कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, उतना ही है। रेवेन्यू तो होना जो उतना है, सिर्फ थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस ला रहा है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये देख लो बेशक आप अपनी तसल्ली के लिए, ये 15,000 ही है, सॉरी 15,400 ही है। ओके डन, सही है। लेकिन अब देखो 15 फरवरी पर कोई टेंशन नहीं लेनी, 15 फरवरी पर कैश रिसीव किया आपने, कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से जी, कितने से जी 2400। और उसके बाद रूटीन में रेवेन्यू बुक करो, बस रेवेन्यू निकला पहले से पड़ा हुआ है। तो 28 फरवरी को ये गुड्स डिलीवर करोगे तो एंट्री करोगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट वर्किंग नंबर 2 से, अब 5600 आ गया। और फिर 10 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट वर्किंग 2 वाला, ये आ गया जनाब 2800। ठीक है, तो ओवरऑल
रेवेन्यू की रिकग्निशन की टाइमिंग पे तो फर्क पड़ा, ओवरऑल रेवेन्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता जी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में फर्क समझ आ रहा है? इनको फिर इकट्ठा भी मैं लिखूंगा, अगर तस्वीर चाहिए होगी तो इकट्ठी भी कर देंगे आमने सामने, ताकि डिफरेंस नजर आए सामने। इतनी कोई नजर आ जाएगी, हाँ गुजारा हो ही जाए। हाँ जी, चलें आगे। नोट करें, कोई मसला नहीं, तसल्ली से देख भी लें, ताकि तीसरा और आखिरी केस देखें हम। अच्छा जी, ले जी, तीसरा सिनेरियो आ गया हमारा, जिसमें अगेन सवाल सेम है, बस पेज नंबर बता दो मुझे। 44 सवाल पढ़ो, सवाल सेम है। 130 प्रोडक्ट्स यकम जनवरी 21 पे 100 रुपये की, 70, 60, 31 जनवरी 28 फरवरी को इकट्ठा पैसा पहले आ गया। 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है, 30 एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं 80 रुपये के हिसाब से। 10 मार्च को CL ने एडिशनल अमाउंट भी पे कर दिया है। द एडिशनल प्रोडक्ट्स आर नाइदर डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग इस्तेमाल भी नहीं हो सकती, नॉर रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस, यानी कि वो मार्केट प्राइस पर भी नहीं है। तो स्टैंडर्ड ने कहा अल्लाह, एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट पिछले कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्टीन्यूटी ही समझो, हिस्सा ही है, और तो और दूसरा जो पिछला रेवेन्यू बुक कर गए होगे ना तुम मॉडिफिकेशन से पहले वाला 31 जनवरी का, उसमें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि गुड्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है। गुड्स डिस्टिंक्ट ना होने का मतलब क्या है, वो भी पढ़ना है हमने। गुड डिस्टिंक्ट होने का मतलब फिलहाल सादा अल्फाज में क्या समझाया हुआ है कि गुड्स पिछले वाली चीज़ें जो चली गई थी वो डिपेंडेंट है अगली वाली चीज़ों के ऊपर, अगली वाली चीज़ें डिपेंडेंट है पिछली वाली चीज़ों, एक दूसरे के अलावा ये चल ही नहीं सकती। तो सैंड ने कहा ले, फिर तो ये एक ही बात थी, ये शायद उन्हें समझ नहीं लगी होनी पहले कि यार इसके बगैर तो, इस फलां पुर्जे के बगैर तो ये चीज़ चलनी ही नहीं है। ठीक है, तो जो पहले वाली सेल हो गई है उसको भी एडजस्ट करना है। लेकिन इधर देखो, ये वर्किंग तो सेम रहेगी। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, सबसे पहले आपने ये वर्किंग करनी है मॉडिफिकेशन के लिए, फिर उसके बाद पहली सेल बुक उसी तरह से करनी है। हमें क्या पता था बाद में क्या हो जाना है। ठीक है, लेकिन इधर देखना जरा, 15 फरवरी को जिस दिन के आपका कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है, उस दिन आपको एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी, जो रेवेन्यू ऑलरेडी बुक कर चुके थे उस रेवेन्यू की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 15 फरवरी को लाल कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और जाहिर है ये सब कुछ तो चेंज होगा ही। ठीक है, क्योंकि रेट निकलना तो एवरेज ही है, पर वो एवरेज भी अखीर एवरेज हो जाना है। अखीर एवरेज का मतलब कि डे 1 से ही आपने पकड़ के एवरेज लेना शुरू कर देना है। बात समझ आ रही है? तो अब पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक एवरेज रेट निकलेगा, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का पूरे का एक एवरेज रेट निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा वो ज़रा देख लेते हैं कि आपने कहना है जी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट का एवरेज निकालो। क्या मतलब जी? मतलब शुरू से लेकर आज तक 70 100 वाली थी, ये इकट्ठी भी कर सकते थे वैसे हम, प्लस 60 जो रह गई वो 100 वाली, प्लस जो 30 एडिशनल आई हैं 80 वाली, इन सब को पकड़ो, इनकी प्राइस लो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की, यानी 15,400 ही पकड़ लिया असल में ना हमने, असल में तो हमने 15,400 ही पकड़ लिया है। डिवाइड भी इसको फिर सारे यूनिट से करो, 70 जमा 60 130 जमा एडिशनल 30 160 सारे का सारा। अब एवरेज क्या आया बताओ? 96.25 पर यूनिट। अब मामला यही नहीं रुकता,
मामला यहाँ पर आकर फंस गया है कि पहले आपने खैर से 31 जनवरी को जो रेवेन्यू बुक किया है ना जी, वो 70 यूनिट्स का 100 रुपए के हिसाब से बुक कर लिया हुआ है। एम आई राइट? तो अब वो कह रहा है कि नहीं जी ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ये रेवेन्यू भी गलत बुक हुआ है क्योंकि गुड्स तो डिस्टिंक्ट ही नहीं है। ठीक है, जरा जगह यहाँ खुली डुली बनाए। ठीक है, तो गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो अब रेवेन्यू को या बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, ये तो आप सोच कर बताएंगे अभी मुझे। हमने रेवेन्यू प्रोडक्ट का रिकॉर्ड किया है पर यूनिट किस रेट पर, हमने किस रेट पर बुक किया जी? 100 रुपये का एक यूनिट बुक किया है, बोलो। तो 100 रुपये का एक बुक किया है, लेकिन वो कह रहा है नहीं ये तो गलत बुक हो गया, इसको बुक होना चाहिए था 95 पे। आई थिंक 95 ही है ना जी, 95 पे। ठीक है, 95 96 जो भी है। अब रेवेन्यू क्या हो गया जी? ज़्यादा बुक हो गया। रेवेन्यू क्या हो गया जी? बुक ज़्यादा हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, लेकिन मैं कम ज़रूर करूँ पर ये हिले तब ना। तो आप कोशिश करें जब तक ये फंसा हुआ है इसके चलने तक ये ट्राई करें कि आप रेवेन्यू कैसे रिवर्स करेंगे 15 पर खड़े होकर। ठीक है, चल इधर देखो जी कि वेट करूं अभी। भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है या रिवर्स होना है? तो मैं यहां पर लिखा रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू टू बी रिवर्स्ड, टू बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो रेवेन्यू रिवर्स कितना होना है? अब बड़ी सादा सी बात है यार, 700 यूनिट्स को 100 रुपए के हिसाब से आपने बुक कर लिया, यानी 7,000 रुपए, जबकि ये 700 यूनिट्स को आपने बुक करना था। मैं यूं लिख देता, देखना जरा इधर, 700 इंटू 100 यानी 7,000। इसको आप लड़ाई करवा लो किसके साथ? किसके साथ जी? 700 यूनिट्स इंटू 96.25 70 है। शुक्र है आप जाग रहे हैं ना, ये तो मैं तो पता नहीं की कुछ कर जाना सी अज। चाह दी होर प्याली पियावा, गुजारा हो रहेगा। 70 यूनिट्स हैं इंटू 96.25 जी, तो इसका क्या टोटल बनता है? मैंने इस तरफ लिखना, जरा मुकाबला कराना है। कितना बना है? 6738। ये 6738 कैसे आया है? इस तरफ इक्वल में डाल रहा हूँ, 70 इंटू 96.25। ठीक है जी, ये समझ आ रहा है? अब इधर देखो, रेवेन्यू को 7,000 पर रिकॉर्ड किए बैठे हैं, हम कह रहे हैं नहीं जी इसको आप 6,738 पे ले आए। इसका मतलब रेवेन्यू को बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है। कितने से कम करना है? 262.5 रहने दो, माफी दे दो, कुछ 63 कर लो पर माफी जरूर दे दो मैंने। ओला अब एक ही बार करते हैं इसको, नीचे वाले को सीधा। ये मैं जरा कह रहा था जरा माइनस प्लस तरह सीधा आ जाए ना। ठीक है, तो इधर मैंने क्या लिखना था? 28 फरवरी लिखा हुआ था बेचारा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? रेवेन्यू। चलो अच्छा जी, ले जी, तो रेवेन्यू का रिवर्सल हो गया जी, सेटिंग हो गई, रेवेन्यू की सेटिंग होगी सारी, बोलो। अच्छा, अब अगले तो वैसे ही उसी तरह से चलने हैं। ₹96.25 रुपीज़, ये तो आगे वैसे ही अभी रहता था तो इसका तो एवरेज रेट आ गया, पिछले वाले को भी एडजस्ट करना पड़ा जी। बोले 577 और 2,888। आप बेशक चेक कर लें, 5,777 775 था, 775 चेक करें जी, बराबर सराबर ये कि राउंडिंग का डिफरेंस आ गया होना है 262 की वजह से। तो 262 को 263 कर लेना, 262.5 था ना, बोलो। तो 263 कर लें अगर, तो लें आप, नीचे फिर भी वही नज़र आ रहा है आपको 15,400। ये ज़रा देखें मामला क्या हुआ है। असल में हुआ ये है
कि यूनिट्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है। इधर देखो, मैं दूसरी बात लिख ही नहीं रहा, फिर असल तो ये है, अगर यूनिट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, अगर यूनिट्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है तो फिर अगली बात ही इमटेरियल हो जाती है। फिर स्टैंड अलोन प्राइस ना भी हो भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। यानी अगर स्टैंड अलोन प्राइस भी होती ना, हमने फिर भी एवरेज रेट दोबारा निकालना था और पिछली सेल को भी बुक करना था, क्योंकि पहले सेल किसी और, वो फर्क ये नहीं पड़ना था कि यूनिट्स उतने ही और 100 ही रहता, तो फिर चेंज क्या आना था, चेंज ही कोई नहीं बनता था ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ स्टैंड अलोन प्राइस का तो मकसद ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। यूनिट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट तो मतलब गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ बड़ी वाली है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला काम भी आपको करना पड़ जाना है, ठीक है। ये रिवर्सल ऑफ, अच्छा, और अगर प्राइस बढ़ जाती, स्टैंड अलोन प्राइस, यूनिट्स डिस्टिंक्ट ना होते और स्टैंड अलोन प्राइस ना होती, बल्कि प्राइस बढ़ जाती, तो वो बढ़ी हुई प्राइस का असर क्या पड़ता, रेवेन्यू को रिवर्स करने की बजाय उल्टा बढ़ाना पड़ता, ठीक है। तो ये तरतीब आप रखेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब एंट्रीज की अगर बात करें तो जरा मैं दोबारा लिखूंगा ये वाली एंट्रीज ना, ठीक है। जरा पहले इस केस को देख लें, एंट्रीज तो बाद में करते हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या है, यूनिट्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर पहली सेल जो बुक हुई थी वो भी सही करनी पड़ेगी, अगली सेल भी सही करनी पड़ेगी, मतलब नए रेट पे होगी, और वो नया रेट होगा। अब सारा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपने, क्योंकि ये वाली गुड्स भी इस पे डिपेंड कर रही है, ये वाली गुड्स इन पे डिपेंड कर रही है, गुड्स डिस्टिंक्ट है ही नहीं, ये एक ही चीज है समझो, इसलिए फिर पूरा रेट ही एवरेज निकला, ठीक है। तो फिर 15 फरवरी को पहला काम क्या किया आपने, पहले तो आपने कस्टमर से पैसे रिसीव करने हैं, कैश डेबिट कितना आया था जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 2400 से। ये करने के बाद अब वो चूंकि आपकी सेल ऊपर पहले वाली 31 जनवरी वाली वो सही नहीं है, उसके अंदर रिवर्सल आपको करना पड़ना है, वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई है तो उसका रिवर्सल करें। रिवर्सल करने के लिए मैंने लाल मार्कर यूज़ करना है, आपको याद रह जाए ताकि, ठीक है। तो रिवर्सल करना है इसी दिन, सेम डे। तो रेवेन्यू डेबिट, ये भी वर्किंग 2 से ही जाके देखें। और दूसरी तरफ क्या कर लें, कैश वापस करना है, कोई कैश नहीं वापस करना, बस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को उसी एंट्री का रिवर्सल कर दें, ठीक है। लेकिन अमाउंट कितनी है, 263, ठीक है। जब ये हो गया अब ओके है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को इसलिए वापस क्रेडिट कर लिए कि आगे फिर एडजस्टमेंट खुद ब खुद हो जाएगी। जब आगे आना यहाँ पे कम पैसा है लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा वाले पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट तो मारनी पड़ेगी ना। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से जी, अब 5775 और आखिरी है 2888, ठीक है। लें जी, अगर गुड्स डिस्टिंक्ट ना हो तो ये होगा। अच्छा, 7वें का मेरा जहन बदल गया है क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो रहा है, लेकिन चौथा ज़रूर कर लें, वो इसके साथ करना ज़रूरी है, ठीक है। तसल्ली से देखें इसको, ये नहीं कि छुट्टी जल्दी होगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कराऊंगा। नहीं 5 का ही इरादा किया हुआ है, 5% जूम मीटिंग रख बैठा हूँ, वरना ले जाता 5:30 तक, बचत होगी थोड़ी। असगर भी आपके साथ मिला हुआ है, पहले उसने जूम मीटिंग का मैसेज करवाया। लें जी, अगर गुड्स डिस्टिंक्ट हों और स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही हो, मॉडिफिकेशन वाली गुड्स जो है, मॉडिफिकेशन के अंदर जो गुड्स आई हैं या सर्विसेज आई हैं डिस्टिंक्ट हों और स्टैंड अलोन प्राइस को रिफ्लेक्ट करें, तो फिर पुराना कॉन्ट्रैक्ट पुराने हिसाब से चलने दो, नए कॉन्ट्रैक्ट को अलग रिकॉर्ड करो। केस 1। केस 2, गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट तो हैं लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब पिछली सेल को जो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगली दोनों सेल को कंबाइन कर लो, क्योंकि
आपको जो नए कॉन्ट्रैक्ट में गालिबन डिस्काउंट मिला है या जो भी है इम्पैक्ट इस सेल प्राइस का जो पड़ा है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है। गुड्स तो डिस्टिंक्ट थी लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, प्राइस इसी पिछले कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन है, तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही चेंज हुई। नॉर्मली कम ही होती है, डिस्काउंट वगैरह होता है यहाँ, ठीक है। तो क्या कर लो, रिमेनिंग जो सेल्स बची हैं उनका एवरेज रेट निकालो और अगली रिमेनिंग सेल्स को एवरेज रेट पे रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो अगली बात ही खत्म हो गई। फिर जो पिछली सेल बुक हुई है उसको भी एडजस्टमेंट के जरिए सही करना पड़ेगा। तो जब ऐसी मॉडिफिकेशन हो जिसमें गुड्स डिस्टिंक्ट ही ना हो तो आपको पूरी ट्रांजैक्शन का एक एवरेज रेट निकालना पड़ेगा एज अ होल, एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और फिर उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की एक प्राइस निकाल कर देखना पड़ेगा। पहले अगर ज़्यादा बुक कर गए हो सेल तो रिवर्स कर दो, कम बुक किया तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगला तो उसी रेट के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। चौथा और आखिरी सवाल, बस चौथा और आखिरी, पांचवा होमवर्क लिख लो बस, ठीक है। चौथा आखिरी। चौथे के लिए देखो मैं किधर आया हूं, मैं दूसरे को कॉपी करने आया हूं। क्यों यार, मैं तीसरे को भी तो कॉपी कर सकता था। हाँ, चौथे में क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंक्ट हैं गुड्स। अगर डिस्टिंक्ट ना होती तो मैं फिर तीसरे को कॉपी करता। चौथे में क्या था, दूसरे में क्या था? गुड्स डिस्टिंक्ट थी, तो चौथे में भी क्या है? गुड्स डिस्टिंक्ट हैं। गुड्स भी डिस्टिंक्ट हैं, स्टैंड लोन प्राइस भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो फिर अलग सवाल क्यों बनाया भाई? ऐसा क्या हो गया? अब इधर देखो, क्वेश्चन 4 पेज नंबर 440। अब बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम, सिर्फ लिटिल चेंज है और वो यहां पे आएगा। अभी बता देता हूं वो क्या है, ठीक है। इसलिए मैं ये करा रहा हूं, साथ बोझ नहीं डाल रहा, मतलब साथ में फिर थोड़ा बोझ, मंडे को भी तो कुछ करना है ना यार, सारा कुछ ही आज कर लेंगे। ये भाई पहले ही कह रहे थे सारा IFRS 15 खत्म करा दें। ऐसे थोड़ी है कि शापर में देखो अभी थोड़ा सा 4 चीजों से 5वीं चीज हो रही है ना, मैं 5वां सवाल नहीं करा पा रहा, मुझे नजर आ रहा है बस। तो लिटिल शापर डबल करना पड़ेगा भाई कह रहे। लो जी, लिटिल चेंज हेयर, ओके। अब सवाल पढ़ लेते हैं जी, मामला क्या हुआ है। कहता है सारा कुछ वैसे ही, यहां तक एडिशनल 30 सब वैसे, ये नई लाइन है क्या? सब कुछ सेम है, गुड्स डिस्टिंक्ट है, लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, इसलिए रिमेनिंग सेल्स की एवरेज प्राइस तो निकल चुकी है, कितनी? 93.33। और अब अगली सेल्स ने उसी पे रिकॉर्ड होना है। लेकिन कस्टमर ने एक गिला भी किया है, क्या? वो जो पिछले 70 मार्कर आए थे ना जी, वो उनमें से ना वो अक्सर जो है ना उनकी बड़ी जल्दी उनकी इंक खुश्क हो गई थी, हमें फिर वो रिफिल करने पड़े थे, तो थोड़ा सा ना हम डिससेटिस्फाइड से महसूस कर रहे हैं। महसूसमेंट हमारी ये है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 70 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सप्लाइड हैड माइनर। वो जी असल में पता ये लगा है कि उनके ना वो जो ये जो कैप्स होती हैं ना, उनके अंदर थोड़ा सा जो है वो शायद जगह बची हुई थी, जिस वजह से वो जल्दी सूख जाते हैं। माइनर डिफेक्ट निकला उन 70 मार्कर्स में। कस्टमर है तो राजी रहना चाहिए, तो फिर SL एग्रीड टू गिव 1050 रुपए का क्रेडिट टू CL फॉर दिस। वो कहता है जो 70 प्रोडक्ट्स आई है ना, हर एक के ऊपर 15 रुपए का आपको क्रेडिट देंगे। क्रेडिट का मतलब कैश नहीं, फ्यूचर परचेज के अंदर एडजस्टमेंट ही होती है। एनीवेज, ये 15 की एडजस्टमेंट आ गई। सवाल सारा वही है, मैंने लिखा सिर्फ लिटिल चेंज फ्रॉम क्वेश्चन 2 भी लिख देता हूं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या चेंज होगा जी? अब देखो बाकी सब वैसे ही है, ये सेल अगली, ये सेल अगली, उसी पे रिकॉर्ड, पीछे सब कुछ वैसे ही हुआ। यहां पर कस्टमर ने पैसे दे देने असल में, तो जब वो पैसे देने लगेगा तो हमसे क्या कहेंगे कि यार बात ये है कि आप नए कॉन्ट्रैक्ट के आप पैसे तो 2400 ले आए हो, बड़े अच्छे आदमी आप मालूम होते हो, लेकिन यार आप हमारे ना बड़े वैल्यूड कस्टमर हो, हम आपको नाराज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ये जो 2400 लाए हैं ना, आपने इसमें से 1300 अभी आप रख लें, ये हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं। जो आपने वो गिला दिया है ना सर, वो बस मसला हो गया था उस दिन, शायद जो है वो जी 1050 है,
मैं पता 1300 किमें लिख लिया, 1050 का आपको क्रेडिट हम दे रहे हैं, ठीक है, आपका गिला जायज़ है। असल में ना उस दिन फैक्ट्री के अंदर वो बिजली चली गई एकदम से, जब बिजली आई तो फिर वो मशीन ने ऐसा को हमें नहीं पता, आपके पास ही वही, हमने बड़ी कोशिश की थी कि सारे ये डिफेक्टिव यूनिट्स अलग हो जाएं, गलती से लगता है आपको वही लॉट में से चले गए हैं, हम इसके लिए माजरत खाएं। अब चूंकि आपने वो यूज़ भी कर ली हैं तो हम ये कर लेते हैं कि आप वो हार मारकर 15 रुपये छोड़ देते हैं, टोटल आपका 1050 बन गया। अब आप ये 2400 हमें ना दें, आप 2400 की बजाय 1050 दे दें, तो फिर क्या बना, 1350 उससे ले लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतअन नहीं है कि आप पिछले रेवेन्यू को रिवर्स ना करें। आपने पिछले रेवेन्यू को क्या करना है, रिवर्स करना है। कैसे, आपने 70 यूनिट्स पे 100 रुपए का रेवेन्यू बुक किया हुआ ये, पर अब उन्हीं के ऊपर आपने क्रेडिट दे दिया उनको 15 रुपए का, तो इनके ऊपर ₹15 का एडजस्टमेंट डालो, 1050, और बाकी बैलेंसिंग फिगर डाल दोगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में, ठीक है। यानी इस दिन आपने असल में तो वादा किया था ना कि आपने इनको, कितना बनता है और डेबिट यार 1050 कितना बना 2400। 2400 क्या है यार, 2400 तो वही नहीं है जो 80 यूनिट्स को डिलीवर करने के लिए उसने पैसे दिए थे, तो असल में तो वो 2400 ही लाया था। तो एंट्री यही कर रहे थे पिछले 3 सवालों से, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 2400 से, लेकिन आज उसको क्या कहा, भाई गुड्स तो तुम्हें अगली 2400 की मिलेंगी, लेकिन 1300 इनमें से वापस ले जाओ, तो 1050 वापस ले जाओ। तो 1350 हमने रख लिया और ये रिवर्सल डाला है हमने इस रेवेन्यू का, ये लिटिल चेंज है इसका फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे आगे वैसे देख रहा हूं मैं, कर नहीं रहा, वैसे देख रहा हूं इसमें क्या कहता है, कहता है यकम जनवरी पे एसएल प्रोमिसेस टू सेल 150 प्रोडक्ट्स, द एंटिटी विल डिलीवर सीएल पेड 13,000 ऑन। अच्छा, यकम जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, एंटिटी डिलीवर करेगी। अच्छा ये छोड़ो, बस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 4 तक एक सीटिंग में करने हैं, होमवर्क बढ़ रहा है ना असल में, ज्यादा तो नहीं कर सकते, तो 4 सवाल करने हैं एक सीटिंग में। 5वां मैं खुद देखूंगा कौन सा कराना है, 6वां 7वां 5वां कौन सा कराना है, या कौन सा करा के फिर कौन सा दिखाना है, होमवर्क देना है, ये मेरा मसला है। आपने ये चारों क्वेश्चन बस करने हैं एक सीटिंग में, ओके। ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है, इसकी अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा, ठीक हो गया। दिल तो बड़ा कर रहा है अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपको पढ़ा दूं, लेकिन अब आप लोगों की शक्लों पे थोड़ी सी बेजारी नज़र आई है, तो कोई बात नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक टारगेट पे हैं, टारगेट से भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी आपने। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी इंशाल्लाह मंडे को, और इसको भी कंप्लीट करेंगे मंडे को। कोई बाईद नहीं है कि मंडे को आपका IFRS 15 अगर डबल क्लास होती है तो ख़त्म हो जाए, लेकिन ये मैं सारा प्लान कर लूँगा संडे पे बैठ के, ठीक है, कि आपकी कितने आवर्स मुझे रिक्वायर्ड हैं और कितने लगने चाहिए, क्या क्या काम रहते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करके मंडे को फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। मिल के प्लान बनाएंगे कि क्या चाहते हैं आप, एक्स्ट्रा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को पढ़ के घर जाना चाहते हैं, या आप लोग कहते हैं नहीं थर्स फ्राइडे सैटरडे तक चलेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, लेकिन हम आपस में मशवरा करेंगे, उसके बाद में प्लानिंग शेयर करूँगा आप सबके जी इतने टाइम की रिक्वायरमेंट है, रिसेंट अटैम्प्ट हमने करनी है बस, और छान बुरा वेच लोया वेच वाला काम करना है, जो जैसे आपको छोटे छोटे वो मिसलियस मिले हैं ना चीज़ें, ऐसी पिछले वॉल्यूम में से भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही हुई हैं छोटी छोटी, छोटे मोटे काम करने हैं, तो सारी प्लानिंग दूंगा, प्लस IFRS 15 पे कितना टाइम अभी लगना है मजीद वो भी बताऊंगा आपको मंडे को, ठीक है। तो अब काफ़ी है, बस फ्रेश पढ़ें जितना पढ़ें, डबल शापर भाई कह रहे थे करना पड़ जाना है आज, तो इसलिए डबल शापर ना करें, शाबाश जाएं घर, अल्लाह के हवाले। ज़िंदगी अगर रह गई तो कल मुलाकात, यानी कि मंडे को मुलाकात होगी। जितना काम हमने ये 10 और 11 में किया है, एक सीटिंग में करना है विद होमवर्क में ये 4 सवाल भी ऐड कर लें, ये 4 सवाल भी करने हैं और जो सवाल दिए थे वो भी करने हैं, लेकिन बस करना कोशिश करके है कि जो किया है ना दोनों लेक्चर्स में, बस यही होमवर्क है वो दोबारा कर लें, ये तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑलमोस्ट 60 to 70% या इससे भी ज़्यादा पास पेपर आपके हो सकते हैं, लेकिन एक आधा पास पेपर और देख लो, पर पढ़ाई तो अब खत्म हो गई। नहीं, मैं होमवर्क नहीं दे रहा, कसमें होमवर्क नहीं दे रहा। यहाँ पे क्या लिखा आपने, क्वेश्चन नंबर नहीं कराऊंगा भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर, बेटा तुझे कह रहे थे जिन्हें तक मर्जी पढ़ा लो हैं,
होमवर्क पढ़ाना तो मेरा काम है। वाह, ये भी पढ़ाना ही है। पेज नंबर पर्चे च मैनू नाल लै जाना। 431 से लेकर 430 हाँ 442। चले, ये आ गया। अब बस मुझे एक पास पेपर देखने दें जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है। छोटा सा सवाल होगा, एक पार्ट होगा कोई, ठीक है, वो जरा देख लें। मैं एंड से शुरू करता हूं क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट रिसेंट में ही आया है। तो हमने मोस्ट रिसेंट 17 कर लिया है, 16 हो गया है, ये आपने कर लिया था भाई? बता दें, क्लियरली बताएं प्लीज। 15 के अंदर सारा कर लिया है, 14 ये सारा हो जाना है, 13 RL entered into a contract with TL to sell 50 laptops at a total consideration of 10 million. 50% laptops delivered on 20 July and मुझे लग रहा है यही है, and balance on 15 August. RL unconditionally entitled to receive full payment upon the full payment on 7 August contract. wow 7 नंबर तैयार किए हैं आपने एकदम से, सुभान अल्लाह। कोई चीज हो सकता है प्लस माइनस हो जाए, छोटी मोटी, जो ऐसी अभी ना पड़ी हो बारीकी, लेकिन मुझे लग रहा है एक होमवर्क बढ़ गया। वो कह रहा है यार देखो, ये काम मिलाकर ये सारा काम 1.5 घंटे का नहीं है, बता रहा हूं जी, मैंने लिखे हैं। लेकिन अगर आप साथ में रिवीजन भी करोगे जो पढ़ा है तो मिलाकर 2.5 घंटे संडे पे। लेकिन ये साइजेबल पोर्शन है, ऐसे ना करो जो आपके TL ऑर्डर्ड एडिशनल 30 लैपटॉप्स फॉर द 30 लैपटॉप्स आर डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस। हाँ भाई, ये कौन सा सवाल है? ये 2 नहीं 2, ये 2 सिनेरियो 2 गुड्स डिस्टिंक्ट है, स्टैंड अलोन। मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ होमवर्क दे रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी नहीं पढ़ाई, मैंने अगला सवाल भी नहीं कराया। जो पढ़ाया सिर्फ वो गपशप थोड़ी सी जाते जाते, मेरा दिल नहीं कर रहा था, 2 मिनट दे दो बस, ठीक है। अच्छा, it was agreed that TL would pay for 29 laptops only instead of 30 laptops। ओए सेकंड तो था लेकिन फोर्थ सा लग रहा है, क्यों? कह रहा है 30 लैपटॉप के नहीं 29 के पैसे देंगे। क्यों? डिस्काउंट इसलिए दिया गया है कि माइनर डिफेक्ट पहले 25 में निकला है जो 20 जुलाई को डिलीवर हुए थे, और सेटल कर दिया बैलेंस। लैपटॉप्स डिलीवर हुए एज पर एग्रीमेंट, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन 2 नहीं बना, एकदम से ही क्वेश्चन 4 बन गया। शुक्र है वो मैंने कर लिया था, पहले मैं छोड़ने लगा था। अगर वो ना कराया होता तो ये होमवर्क ना दे सकता आपको, ठीक है। अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि ऐसे ही मेरे दिल में आ रही है कि ये अभी नहीं करते। उसकी वजह ये है यार, पढ़ तो लो, देखते हैं। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ूंगा मैं, कसम ले लो, बस इस सवाल के बाद कुछ नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। सिर्फ सवाल पढ़ रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा आप लोगों को जी। यकम जनवरी 22 आर लैंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट विद क्रिसेंट लिमिटेड फॉर सेल ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटर। द कॉस्ट एंड सेल प्राइस ऑफ गुड्स इंक्लूडेड कैश, हार्डवेयर है, प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है। चलो ये रहने दो, थोड़ी सी बात हैवी होगी। असल में एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको कहा था, सेकंड स्टेप असल में हमने अभी तक छेड़ा ही नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई करो। अभी तक हमें सारी मिल रही हैं, तो असल में इसमें थोड़ा सा शायद यहाँ पे आकर आपको थोड़ा सा मसला हो, लेकिन ट्राई करने वाले कर लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा किसी को। मैं होमवर्क दे रहा हूँ सिर्फ 13 का A। अब देखते हैं कौन कौन ट्राई करके आता है। वैसे क्या लगता है आपको, कौन कौन करके आएगा? मुझे नहीं लगता कोई भी करके आएगा। ऑप्शन जब भी मिलता है ना, कख नहीं करते आप लोग। तो बहरहाल पास पेपर कौन सा था? ये 13 का पार्ट 1 था, A था 1। ये मेरी तरफ से होमवर्क है। सेकंड आपको ऑप्शन है, आप करें या ना करें। अच्छा, एक और बात बता दो, बस कोई सवाल नहीं कर रहा, एक और बात पूछ रहा हूं कि जो 110 लेक्चर किया है उसमें कौन सा होमवर्क था? उसमें देखो कोई सवाल होमवर्क में था? वो यही वाला है, उसके अलावा तो कोई होमवर्क नहीं है ना। दोनों लेक्चर्स का ये टोटल होमवर्क है, ठीक है। नहीं, छोटा तो नहीं है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह आपका सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉयल्टी वो डिस्काउंट वाउचर को भी रिवाइज करना चाहें ना, तो वो एक दफ़ा रिवाइज करके एक सवाल कराया था 14 में, एक पॉइंट है उसका, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जिंदगी रह गई, आपको दुआ कर रहे हूँ ना ही रहे हो जो बंदे दी, तो इंशाल्लाह मंडे को होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।